Hello students, I am Kamlesh and in this video we are going to discuss the characteristics of Shakespeare as a playwright. हमने इनकी पर्सनल लाइफ को या इन्होंने क्या क्या लिखा कैसा कैसा लिखा ओवरऑल हम उसको व्यू कर चुके हैं. इनके इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं. अब हम चलते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एज अ प्लेराइट. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मिस्टर शेक्सपियर हैं इन्होंने यूनिवर्सल रेपुटेशन हासिल की है. यूनिवर्सल रेपुटेशन मींस हर जगह वर्ल्ड के हर कोने पे इनको एप्रिसिएशन मिली है और हर टाइम पे मिली है. वो एक एज के नहीं थे, वो हर एज के थे. मतलब जब उन्होंने लिखा उस टाइम भी उनकी इतनी ही इम्पोर्टेंस थी, आज भी उन्होंने जो लिखा हुआ है उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है. उनकी जो प्लेस हैं उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. उनके रेडियो वर्जन्स बहुत सारे हैं, उनके फिल्म वर्जन्स बहुत सारे हैं और एक प्ले का एक नहीं बल्कि एक ही प्ले के कई कई वर्जन्स भी अवेलेबल हैं. तो मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल ने उनके प्लेस को सुना है, उनके प्लेस को देखा है और बहुत सारी लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया गया. जैसे इंग्लिश है, जर्मन, रशियन, फ्रेंच, जापानीज़ और भी बहुत सारी, मतलब 50+ लैंग्वेजेस में इनके प्लेस को ट्रांसलेट किया गया है. बहुत बार इनको रिवाइव किया गया, इन पे रीवर्क किया गया, मतलब बार बार इनके वर्क्स को प्रोड्यूस किया गया. फिल्म वर्जन बनाए गए, रेडियो वर्जन बनाए गए. बहुत सारे ऑथर्स को इन्होंने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया. उनमें से कुछ एक है जैसे चार्ल्स डिकन है, बर्टोल्ट ब्रिचेट है, विलियम फॉकनर है, टॉम स्टूपर्ड है. ये जो ऑथर्स थे, बहुत से सैकड़ों ऐसे ऑथर्स हैं और ये उनमें से कुछ एक हैं जो कि मिस्टर शेक्सपियर से इंस्पायर्ड थे. ठीक है, इन्होंने प्लॉट, कैरेक्टर्स, पोइट्री में इनसे बहुत सी इंस्पिरेशन ली. इन्होंने ऐसे वर्क्स कंपोज करने का अटेम्प्ट किया, कोशिश की जिसमें ये उस मिस्टर शेक्सपियर के स्पिरिट को या उन्हीं के स्टाइल को रिक्रिएट कर सकें और उनको इंटरप्रेट करें अपने टाइम में. ठीक है, मतलब स्टाइल स्पिरिट किसका, शेक्सपियर का हो, लेकिन जैसे ये सारे मॉडर्न ऑथर्स हैं, मॉडर्न टाइम में उसको इंटरप्रेट कर सकें कि आज के टाइम के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया, इनके स्टाइल को, इनकी ओरिजिनलिटी को. लार्ज एंड फ्लरिशिंग शेक्सपियर इंडस्ट्री एग्जिस्ट इन इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी. मतलब हर कंट्री में एक्टिंग कंपनीज होती थी, ऐसे लोग होते थे, ऐसे प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स आज भी हैं जो इनके प्लेस को किसी फिल्म वर्जन में, मतलब आप हमारे इंडियन सिनेमा में भी देखो तो बहुत सारी मूवीज़ हैं जो इन पे बेस्ड हैं. जैसे एक मूवी है हैदर, शाहिद कपूर की मूवी हैदर, वो इनके हैमलेट पे बेस्ड है. इनकी जो ओथेलो है उस पर भी मूवी बन चुकी है जिसमें अजय देवगन और करीना कपूर मेन लीड रोल में थे. मतलब अजय देवगन ने ओथेलो का रोल प्ले किया था. ऑफकोर्स बैकग्राउंड तो चेंज है, वो इंडियन बैकग्राउंड में दिखाई गई है, उनके नेम्स भी सेम नहीं हैं बट स्टोरी वही है, सेम. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हमारे इंडियन सिनेमा में भी मिल जाएंगे कि कैसे मिस्टर शेक्सपियर के प्लेस के वर्जन्स बनाए गए हैं हिंदी में भी. ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि कितना ये स्कॉलर्स के बीच में या आम लोगों के बीच में कितने पॉपुलर हैं ये. अब देखो, एक और जो मेन इनका है वो है इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है. जैसे कि बहुत सारे एवरीडे यूसेज के वर्ड इन्होंने बनाए हैं. हमने कल भी किया था कि 1700+ वर्ड्स जो हैं मिस्टर विलियम शेक्सपियर ने ओरिजिनेट किए हैं, कोइन किए हैं. ठीक है, जैसे कि कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे फ्रेजेस हैं, स्टार क्रोस क्लवर हैं और ऐसे सैकड़ों हैं. एक ही प्ले में आपको ऐसे कई कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. ठीक है, लोगों को हम ऐसे फ्रेजेस को, ऐसे एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं और हमें पता नहीं होता कि इनका सोर्स कौन है, हमें ये नहीं पता होता कि ये बनाए किसने. जैसे कल ही हमने एक मैक्सिम करी थी कि तोता चना बाजेगा ना, एम्प्टी वेसल मेक्स लाउड नॉइज. तो हम इसको बहुत यूज़ करते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में भी, बट हमें आज तक शायद नहीं पता था कि शेक्सपियर ने ही ओरिजिनेट की हुई है. ठीक है, सो it is difficult to imagine what the landscape of English language would be like without the mountain of neologism. मतलब नियोलॉजिज्म होता है नए वर्ड्स को कॉइन करना, नए वर्ड्स बनाना. अफोरिज्म्स होता है कहावतें. ठीक है, सो अगर इंग्लिश लैंग्वेज का क्या स्टेटस होता, इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ तक आज तक पहुँची होती अगर इसमें शेक्सपियर ने अपना कंट्रीब्यूशन ना दिया होता, तो शायद जो आज ये लैंग्वेज है वैसी ये ना होती. हालांकि शेक्सपियर ने उस टाइम पे लिखा जब इंग्लिश बहुत ही प्लायबल थी, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल थी, इसमें बहुत चेंजेस हो रहे थे और बहुत
फास्ट पेस में चेंज हो रहे थे, फास्ट स्पीड पे चेंज हो रहे थे। तो इन्होंने जो इसको फैसिलिटी दी, इन्होंने जो इसको प्रोवाइड करवाया, और इनकी जो पोइटिक सेंस थी, मतलब इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ही कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मतलब देखा जाए तो खुद उस लैंग्वेज के लिए बहुत बड़े प्रिविलेज की बात है कि मिस्टर शेक्सपियर ने उस लैंग्वेज को चुना खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब ये उसके लिए भी एक गर्व की बात है, ठीक है। तो इनकी लैंग्वेज फैसिलिटी और पोइटिक सेंस ने इंग्लिश को रिचली मेटाफोरिकल टंग बना दिया। टंग मीन्स लैंग्वेज बना दिया, भाषा बना दिया, बहुत ही अलंकारिक, सुंदर, ब्यूटीफुल। मतलब जितनी तारीफ़ की जाए कम है, इतना ज़्यादा इनका लैंग्वेज की डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन है। मतलब लिटरेचर तो उन्होंने ऑब्वियसली एक्सीलेंट क्रिएट किया ही किया, इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। अब इन्होंने इनका मेन फीचर क्या था कि इन्होंने फ्यूजिंग द मटेरियल्स ऑफ नेटिव एंड क्लासिकल ड्रामा, इन्होंने फ्यूजिंग मीन्स मिक्सिंग, इन्होंने नेटिव ड्रामा को, मतलब जहाँ पे ये रहते थे उनका जो कल्चर था, उनका जो इन्वायरमेंट था, उसको और क्लासिकल ड्रामा को फ्यूज़ किया था। मतलब उनको इन्होंने मिक्स किया था, उनका मिक्सचर बनाया था, ठीक है। जैसे कि हैमलेट है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, इसमें देखो क्लासिकल ड्रामा के कौन से गुण थे, जैसे इसमें गोस्ट दिखाए जा रहे हैं, ब्लडशेड दिखाया जा रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो कि किसका स्टाइल था, जो सेनेका का स्टाइल था, रोमन प्ले राइट था सेनेका, जो कि 1st सेंचुरी में था, ठीक है। तो ये इसके क्लासिकल एलिमेंट हो गए। और इसमें मॉडर्न एलिमेंट्स कौन से थे कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल विद हिज कंसाइंस, जो हैमलेट है वो बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, टू बी और नॉट टू बी, ये फ्रेज़ है जो कई बार रिपीट हो रही है, मैं करूँ ना करूँ, क्या करूँ। मतलब उसको पता है कि उसके फादर के छोटे भाई ने मारा था, और उसकी मदर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, बट अगेन फिर भी वो मतलब डिसीजन नहीं ले पाता कि उसे क्या करना चाहिए, और इसी डिसीजन में देरी की वजह से और सारी गलतियाँ उससे होती रहती हैं। मतलब जिन लोगों को नहीं मारना चाहता था वो उन्हें उसको मारना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा उसका नेटिव के एलिमेंट्स हो जाएंगे, जो कि किस में होते थे, इंग्लिश मिरेकल और मिस्ट्री ड्रामा में होते थे। मतलब वो एक बात पे मेडिटेट करता रहता है, उसकी खुद के साथ उसका साइकोलॉजिकल ड्रामा दिखाया गया है, ठीक है, कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, वो थोड़ा मैडनेस की तरफ भी जाने लग जाता है इसी वजह से। सो ये किसके एलिमेंट्स थे, ये नेटिव ड्रामा के एलिमेंट्स थे, जैसे कि उस टाइम पे इंग्लिश मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज में होता था, ठीक है। ये क्रिश्चियन रिचुअल था, क्रिश्चियन लेजेंड्स, मतलब क्रिश्चियन स्टोरीज़ या बाइबल से ली हुई स्टोरीज़ या संत महात्माओं की स्टोरीज़ ऐसे प्लेज में दिखाई जाती थी, ठीक है। तो अब ऐसे फ्यूजन का रिजल्ट क्या हुआ कि जो स्पेक्टेटर्स हैं या रीडर्स हैं, उनको लगता है कि वो खुद के ही डीप थॉट्स को मतलब स्टडी करें। लोगों को, देखने वालों को शेक्सपियर ने सोचने पे मजबूर किया कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, कोई मर्डर होता है, तो उसका एक इंडिविजुअल पे या एक पूरे स्टेट पे क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और क्रिस्टोफर मार्लोव के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने ऐसा फ्यूजन किया हो, किसका, नेटिव और क्लासिकल ड्रामा था का। मतलब शेक्सपियर के बाद क्रिस्टोफर मार्लोव ही इकलौता ऐसा ऑथर था जिसने जो ऐसे फ्यूजन करने में कामयाब हुआ था, सक्सेसफुल इन कंबाइनिंग नेटिव एंड क्लासिकल स्ट्रेन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी कि इनके कैरेक्टर्स कैसे थे। शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हाइब्रिड थे, मतलब मिक्सचर थे, अलग अलग क्वालिटीज़ के थे। इसमें सारी क्लास के ही थे, नोबल क्लास के लोग भी थे, नाइट क्लास के लोग भी थे, मिडिल क्लास के लोग भी थे, हाई क्लास के लोग भी थे, लो क्लास के लोग भी थे, कॉमनर भी थे। मतलब मिक्स वैरायटी थी इनके, मतलब जो रियल लाइफ में होता है, ठीक है ना, वो सब इन्होंने दिखाया था। और बहुत ही विविडली, मतलब बहुत वैरायटी से उनका कैरेक्टराइजेशन किया था शेक्सपियर ने, ठीक है। जैसे हैमलेट है, हैमलेट का मेन कैसे कैसे इंसान को उसने पोर्ट्रे किया, किसका सिंबल है हैमलेट। जैसा कि लॉरेंस ओलिवर ने कहा है कि कुड नॉट मेक अप हिज माइंड, वो अपना मन नहीं बना सका, वो डिसीजन नहीं ले सका। तो एक ऐसे इंसान का सिंबल है हैमलेट। जैसे हमारे भी, हमने शायद ऐसी चीज़ें ना सुनी हो, नेटिव जो लोग हैं इंग्लिश के, उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर उनके फैमिली में या उनके नोन सर्कल में ऐसा कोई इंसान होता है ना, जो किसी बात पे सोचता रहता है क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब जिससे डिसीजन नहीं लिया जा सकता, उसके लिए बोलते हैं कि तुम हैमलेट क्यों बन रहे हो, हैमलेट की तरह तुम क्यों बिहेव कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्टीरियोटाइप कर दी हैं शेक्सपियर ने, मतलब पर्टिकुलर उस इंसान का फिर एक वर्ड दे दिया है हमें, मतलब टिपिकल, जैसे उसमें वही अगर गुण हो तो उसके लिए हैमलेट के पास हर तरह का एक किरदार है जो हम हमारी डेली लाइफ में
देखने को मिलता है। जैसे हैमलेट इस तरह का था कि वो डिसीजन नहीं ले पाया, ठीक है, उसका मेंटल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा चलता रहता था उसके दिमाग में। एक्सेसिव रैशनलाइजिंग मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, तो इस चीज़ का सिनोनिम हो गया कौन, हैमलेट। ओथेलो में क्या था, ओथेलो में जेलसी दिखाई थी। जेलसी किसकी दिखाई थी, ओथेलो का, मतलब ये लोग एक युद्ध से आए थे, ये सोल्जर था एक, तो इससे नीचे के रैंक का एक सोल्जर था इयागो। इयागो का प्रमोशन नहीं हुआ और ओथेलो का प्रमोशन हो गया, तो इसी वजह से इयागो को जेलसी हुई। तो इयागो ने फिर ऐसी इयागो ने फिर ऐसी प्लॉटिंग शुरू कर दी, इसको विश्वास दिला दिया ओथेलो को कि तेरी जो वाइफ है वो लॉयल नहीं है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी और के साथ। तो मतलब ओथेलो को इतना ज़्यादा उसने कन्विंस कर दिया, ये बात इतनी ज़्यादा उसके दिमाग में डाल दी कि वो फाइनली अपनी वाइफ का मर्डर तक कर देता है। तो इसमें जेलसी दिखाइए कि आपकी जेलसी आपको किस हद तक ले जा सकती है और दूसरे इंसान की लाइफ को कितना स्पॉइल कर सकती है। लियर की मैडनेस दिखाई, किंग लियर का जो सीन था कि 3 बेटियां थी उसकी, एक जो उसकी तारीफ नहीं कर पाई उसको उसने निकाल दिया था अपने किंगडम से, फिर जो बाकी दोनों बेटियों को इसने अपना पूरा किंगडम दे दिया, उन दोनों ने मिलके लियर को निकाल दिया। तो लियर इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया और वो एकदम पागल हो गया, ठीक है। मैकबेथ का एम्बिशन दिखाया है। मैकबेथ जब 3 विचेस ने प्रोफेसी कही थी कि भाई तुम राजा बनोगे, तो लेडी मैकबेथ को जब उसने जाके बताया तो लेडी मैकबेथ ने उसे कन्विंस किया, वो दोनों बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए, उन्होंने डंकन का मर्डर कर दिया। रोमियो एंड जूलियट का स्टार क्रॉस्ड लव दिखाया था, मतलब उनकी फैमिलीज उनके प्यार के खिलाफ थी और कैसे वो लास्ट में दोनों ख़त्म हो जाते हैं। शाइलॉक का फ्लिंकी हार्ट, शाइलॉक ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है, ये एक मनी लेंडर था, लोगों को पैसे उधार देता था, मतलब इंटरेस्ट पे देता था। तो अगर सामने वाले की मतलब कभी कोई रिक्वेस्ट हो कि भाई मैं इतना नहीं दे पाऊँगा या इंटरेस्ट कम कर दो, तो ये बहुत लालची इंसान था, बिल्कुल भी दया नहीं थी इसमें। फ्लिंटी होता है अनकाइंड हार्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स इसने दिखाए हैं जो हमारी डेली लाइफ में आज भी ऐसे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब यूनिवर्सल कैरेक्टर शेक्सपियर ने क्रिएट किए हैं। सॉलिलोक्वी होता है जैसे बड़ी बड़ी एक ही कैरेक्टर लगातार काफ़ी देर बोल रहा है, मतलब वो खुद से बोल रहा है, ठीक है, खुद से बोल रहा है, बाकी कैरेक्टर्स को नहीं सुन रहा। अगर उस प्ले में हम देखें तो वो क्या बोल रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, वो बाकी कैरेक्टर्स को नहीं पता, बट वो ऑडियंस को वो चीज़ सुनाई जाती है, तो वो होता है सॉलिलोक्वी। तो ऐसे एविडेंस बहुत हैं। और जो कन्वर्जेशन दिखाया गया है दो लोगों के बीच में, खासकर एक हाई सोशल रैंक और एक लो सोशल रैंक, तो ऐसे लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है वो बहुत ही इनका रिलायबल है, बहुत ही बिलीवेबल है, एकदम रियल लगता है वो, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ, लवर्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, फ्रेंड्स, इनकी रिलेशनशिप को बहुत ही रियल तरीके से प्रेजेंट किया है शेक्सपियर ने, बहुत ही रियलिस्टिक लगती है ये। जैसे इनोसेंस एंड यूथफुल एक्सुबरेंस आर एप्टली रिप्रेजेंटेड इन फैटल लव ऑफ रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। जैसे रोमियो एंड जूलियट में क्या है कि बहुत ही टीनेजर में है वो, अभी इनोसेंट उनका प्यार है, यूथफुल एक्सुबरेंस मीन्स बहुत एंथुजियाज्म है उनमें, ये उनके फैटल लव में दिखाया है रोमियो एंड जूलियट में, कि उनको नहीं पता कि वो एक्साइटमेंट में एक दूसरे से प्यार में पड़ गए हैं, बट आगे जाके उनके साथ क्या होने वाला है, फैटल लव, मतलब जो कि जिसका एंड की बहुत ख़राब होगा। तो ऐसा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिस्ट्रक्टिव spirit of mature and intensely emotional love is caught in the affair between Antony and Cleopatra। अब एंटनी और क्लियोपैट्रा जो एक प्ले है उसमें क्या है, मेच्योर और इंटेंशनली इमोशनल लव दिखाया गया है, किसके बीच में, एंटनी और क्लियोपैट्रा के बीच में। अब जैसे मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के बीच में क्या दिखाया है कि जो लेडी मैकबेथ है वो मिस्टर मैकबेथ को कंट्रोल करती है, ठीक है, वो डोमिनेटिंग है दोनों में से, मतलब लेडी मैकबेथ जो चाहती है, जो करना चाहती है, वो मिस्टर मैकबेथ से करवा लेती है, ठीक है। करप्ट सोल ऑफ अ सेड्यूसर, अब जो मेजर फॉर मेजर है उसमें एक कैरेक्टर है एंजेलो, उसमें उसके करप्ट सोल को दिखाया है, ठीक है। ट्विस्टेड माइंड ऑफ अ वेंजफुल ऑफिसर, वो मैंने बताया ना कि ओथेलो का ऑफिसर था इयागो, ठीक है, और वेंजफुल मीन्स ये रिवेंज लेना चाहता था उससे, क्योंकि इसका प्रमोशन हुआ और इसका नहीं हुआ था, ठीक है। एंड द वार्म फेलोशिप सिंपल मैन,
मतलब जो साधारण आदमी होते हैं, अच्छे नेचर के, फनी फंकी से नेचर के आदमी होते हैं, तो उनकी आपस की कैसी अच्छी वाली रिलेशनशिप होती है उसको दिखाया था मिड समर नाइट्स ड्रीम में। बॉटम और उसके फॉलोअर्स के बीच में ऐसी रिलेशनशिप थी। तो इस तरह से बहुत सारी रेंज है इनकी इमोशनल कैरेक्टराइजेशन में, बहुत सारी वैरायटी है इनके कैरेक्टर्स में, उनकी सिचुएशंस में, उनके नेचर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट है मतलब ड्रामा के बीच में ही शेक्सपियर ने बहुत सारी पोइट्री डाली है। ये एक इसका बहुत रिमार्केबल पॉइंट है। आप कोई भी ड्रामा उठा के देख लो, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो लास्ट सीन है जहाँ पे शाइलॉक वो मतलब होता है कि वो मनी लैंडिंग वाला है कि इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा तो नहीं, आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप पूरा प्ले पढ़ेंगे तो लास्ट में एक वकील होता है, वो एक मर्सी पूरी उसने एक पोएम लिख रखी है शेक्सपियर ने, द मर्सी उसका हेडिंग है कि दया भावना इंसान में होनी चाहिए। तो मतलब ड्रामा के बीच में ही पोइट्री को इतने ब्यूटीफुली इन्फ्यूज़ किया है कि वो इसका एक रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है शेक्सपियर का। अपने कैरेक्टर्स के थ्रू इन्होंने अपनी पोइट्री को जो है रिप्रेजेंट किया है, और इनका जो पोइटिक स्टाइल है वो बहुत बॉम्बास्ट और हाइपरबोले, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत बॉम्बास्टिकली इलेबोरेट किया है अपने उस मेन थीम को, या अपने उस जो उसमें जैसे मर्सी में कि इंसान में मर्सी होनी चाहिए। तो वो बहुत ही सिंपल सी बहुत ब्यूटीफुल पोएम है जो ड्रामा के बीच में ही है, मतलब वो एक कैरेक्टर का डायलॉग है एक तरह से। जैसे कि कुछ एक जैसे फ्रेजेस हैं, हैमलेट का सी ऑफ ट्रबल्स, जैसे हैमलेट की इतनी सारी समस्याएं हैं, जैसे उसकी ज़िंदगी में कि समुंदर भरा पड़ा है समस्याओं से। मैकबेथ के डैगर हैं जो उसको हवा में मूव करते हुए दिखते हैं। तो इनके लिए ऐसे ऐसे फ्रेजेस, ऐसे ऐसे पोइटिक फ्रेजेस इसने यूज़ किए हैं जो अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। जैसे कि डिजीज़ इमेजरी इन हैमलेट है, प्रिंस ऑफ डिजीज़ इमेजरी इन हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये इसका सब टाइटल है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। बहुत टाइम पे मतलब मैकबेथ में ये जो ब्लड के रेफरेंस बहुत बार यूज़ हुए हैं, मतलब जो मैकबेथ ने और लेडी मैकबेथ ने डंकन की हत्या तो कर दी, बट अब उन्हें हर जगह खून ही खून दिखाई देता है। मतलब अब उन्हें धीरे धीरे उसका गिल्ट होना शुरू होता है कि आपने जो किया वो गलत किया। किंग लियर में क्या दिखाया जाता है कि बच्चे ही जब पेरेंट्स के खिलाफ होते हैं तो उसका क्या डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, तो किंग लियर में भी बहुत सारी पोइट्रीज हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के थ्रू, उनके डायलॉग्स के थ्रू बहुत सारी पोएम जो हैं शेक्सपियर ने लिखी हैं। वर्ड प्ले है, पन्स है, सॉन्ग्स, वेराइटी ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स फ्रॉम ब्लैंक वर्ड्स टू टेट्रामीटर कपलेट्स, दीज फीचर्स टू कंट्रीब्यूट टू द मूवेबल फीस्ट ऑफ शेक्सपियर स्टाइल। मतलब ये भी उनके जो रिमार्केबल स्टाइल में से कुछ एक इसके और मेन पॉइंट्स हैं कि पन्स का यूज़ किया है, वर्ड प्ले है, सॉन्ग्स हैं, वेराइटी ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स हैं, ब्लैंक वर्ड्स है, या टेट्रामीटर कपलेट्स है जिसमें 3 होते हैं, जैसे टेट्रा मीन्स 3 कपलेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट है कि कैसे इसने ड्रामा में भी पोइट्री को, एक बहुत हाई लेवल की पोइट्री को इसने उसमें क्रिएट किया है। नेक्स्ट आता है कि शेक्सपियर ने जो अपना इनका अचीवमेंट था, अपना इनका स्किल था, उसका किस मीडियम से इन्होंने एक्सप्रेस किया, स्टेज के मीडियम से। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स मेन क्रिएट किए, जैसे कि एक फाल्स्टॉफ का कैरेक्टर है जो बहुत फेमस कैरेक्टर है, वो हेनरी IV और हेनरी V दोनों प्लेज में है। ठीक है, मतलब इस तरह से इन्होंने कैरेक्टर्स की विविडिटी दिखाई है, विविधता, या यूँ कहें कि वैरायटी दिखाई है। हर एक फिजिकल स्टेज के भी हर एक साइड का इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, जैसे कि ट्रैप डोर है, सेकंड लेवल है, इनर स्टेज है, हेवंस है। ये क्या होता है, ये स्टेज जो सामने आपको दिखता है ना, फिजिकल स्टेज, उसके ये अलग अलग हिस्से होते हैं, तो उसमें भी इन्होंने हर एक हिस्से को यूज़ किया है। मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी है, हर चीज़ में वैरायटी है, कैरेक्टराइजेशन में वैरायटी है, थीम्स में वैरायटी है, सब्जेक्ट्स में वैरायटी है, इवन कि स्टेज इफेक्ट्स में भी बहुत सारी वैरायटी है। इसने ही केप्ट ऑलवेज बिफोर हिम द पर्पस ऑफ एंटरटेनिंग हिज ऑडियंस, मतलब इसका मेन पर्पस था ऑडियंस को एंटरटेन करना। ठीक है, और इन्होंने ही ऑडियंस का टेस्ट चेंज किया। मतलब कैसे, जैसे पहले किसी टाइप के ड्रामा लेके ऑडियंस उनको भी बहुत पसंद करती रही, फिर जब उन्होंने चेंज किया अपने स्टाइल को, जैसे पहले हिस्ट्री प्लेज लिखते थे, फिर उन्होंने कॉमेडी प्लेज लिखना शुरू किया, तो ऑडियंस ने उतना ही उनको पसंद किया। मतलब इनके हिसाब से ऑडियंस का जो टेस्ट चेंज हो रहा था। मतलब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इन्फ्लुएंशियल तरीके से इनके स्टेज को, उनके प्लेस को प्रेजेंट किया जा रहा था, कितने इन्फ्लुएंशियली वो लिखे गए थे। ठीक है,
थिएटर गोअर्स होता है थिएटर जाने वाले, ठीक है। अब हर क्लास के लोग, चाहे वो किंग्स हों या टिंकर्स हों, टिंकर्स मीन्स कॉमनर्स लोग, चाहे राजा हो या प्रजा हो, हर किसी को इसके प्लेस में उतना ही डिलाइट, उतना ही इंस्ट्रक्शंस, उतना ही एंटरटेनमेंट मिल रहा था। हर किसी को वो प्ले उतना ही अपील कर रहे थे, उतना ही सबको मूव कर रहे थे, ठीक है। अब इनके थीम तो यूनिवर्सल थे ही थे, उनमें डीप अंडरस्टैंडिंग थी ह्यूमन नेचर की, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। दिस सेम स्ट्रेंथ जनरेट द मैग्नेटिक पावर दैट ब्रिंग्स लार्ज ऑडियंस इनटू थिएटर्स टू सी द प्ले। यही उनकी पावर थी, मैग्नेटिक पावर थी, मतलब इनके के चुंबक की जैसी पावर थी कि जो ऑडियंस है वो खींची चली आती थी स्टेज थिएटर की तरफ इनके प्लेस को देखने के लिए। अब है कि हर इंसान का क्रिटिसिज्म होता है, आप अपने हिसाब से चाहे कितने ही अच्छे हो, कितने ही टैलेंटेड हो, बट आपको पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ओपिनियंस लोगों से मिलते रहते हैं। तो वो मेन कौन से थे? सबसे पहला है for there is an upstart crow beautified with her feathers that with his tigers the heart wrapped in a player's hide supposes। ये देखो, ये किसका है? रॉबर्ट ग्रीन का है। ग्रीन कौन था? ये वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स था, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसने कहा था, इसने बिल्कुल भी इसके जीनियस को एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये अपस्टार्ट क्रो है, ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। मतलब हमने जो ट्रेंड सेट किया था ना, यूनिवर्सिटी विट्स ने जो ट्रेंड सेट किया था ड्रामा लिखने का, उसने जस्ट इसी ट्रेंड को फॉलो किया है। इसकी अपनी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, अपनी इसकी कोई जीनियसनेस नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। इसने सिर्फ हमारे ट्रेंड को फॉलो किया, हमने जो सिखाया हमसे सीख के इसने सारा क्रिएट किया है, ठीक है। अब देखो बेन जॉनसन क्या कहते हैं कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम बट ऑफ ऑल एजेस। मतलब वो सिर्फ एक एज के लिए नहीं थी, वो हर एज के लिए थी। मतलब वही बात की यूनिवर्सैलिटी की बात की गई है कि उस टाइम पे भी उतना ही एप्लीकेबल थे, आज भी उतना ही एप्लीकेबल है जो इन्होंने लिखा था। जॉन ड्राइडन क्या कहते हैं? ही वॉज द मैन ऑफ ऑल मॉडर्न परहैप्स एंशियंट पोइट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सॉल। मतलब इतनी बड़ी बात कही है कि मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सॉल थी। ये भी इन्होंने भी मतलब शेक्सपियर को बहुत अप्रिशिएट किया है। हॉरिस वॉलपोल कहते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट एवर एग्जिस्टेड, ठीक है। मतलब ये उन जीनियसेस में थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में थे, ठीक है। अब सैमुअल जॉनसन ने क्या कहा है? सैमुअल जॉनसन ने कहा है शेक्सपियर हैड never had 6 lines together without a fault. Perhaps you may find 7, but this does not refute my general assertion। हो सकता है कि तुम गलतियां निकाल दो, हो सकता है कि हर 6 लाइन में तुम्हें एक गलती लगे, हो सकता है तुम्हें एक 6 से ज़्यादा भी लगे, बट फिर भी इनके जनरल असर्शन को, मतलब जो इनका इन्फ्लुएंस था या जो इनमें सच में क्वालिटी थी, क्रिएटिविटी थी, उस चीज़ को तुम नहीं नकार सकते। चाहे तुम इनकी कितनी ही गलतियां निकालो, बट इनके जीनियस को तो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एस.टी. कॉलरिज क्या कहते हैं? द ग्रेटेस्ट जीनियस that perhaps human nature has yet produced our myriad minded Shakespeare। मतलब ग्रेटेस्ट जीनियस जिसको नेचर ने प्रोड्यूस किया है। तो इन्होंने भी इनका प्लस पॉइंट बताया है। आई हैव ग्रेट रीज़न टू बी कंटेंट फॉर थैंक गॉड आई कैन रीड एंड परहैप्स अंडरस्टैंड शेक्सपियर टू हिज डेथ। मतलब देखो जॉन कीट्स ने तो ये तक कह दिया कि मैं तो मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं पढ़ पा रहा हूँ शेक्सपियर को। मतलब ये भी मेरे लिए एक प्रिविलेज की बात है, ये खुश होने का कारण सफिशिएंट है मेरे लिए कि मैं शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। थॉमस कैरलिल ने क्या कहा? इफ़ आई से देयरफॉर दैट शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट्स आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, बट देयर इज़ मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट दैन वी हैव येट सीन। It is what I call an unconscious intellect. There is more virtue in it than he himself is aware of। मतलब इसने तो इतनी तारीफ कर दी कि वो क्या थे, कितना उनमें जीनियस था, कितनी क्रिएटिविटी थी, उनको खुद को ही नहीं पता कि वो असल में क्या थे, ठीक है। चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं? I have tried lately to read Shakespeare and found it so intolerably dull that it nauseated me। मतलब चार्ल्स डार्विन को इनकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इन्होंने क्या लिखा है कि मैंने लेटली मीन्स रिसेंटली मैंने शेक्सपियर को रीड करने की कोशिश की, बट वो इतना डल था, इतना बोरिंग था। नोजिएटेड होता है जब आपको ऐसी फीलिंग हो कि आपको वॉमिट हो जाएगा, ठीक है, जब फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, तो ऐसी फीलिंग होती है मैं जब इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। मैथ्यू आर्नल्ड क्या कहते हैं? आई कीप सेइंग शेक्सपियर शेक्सपियर यूर एज एब्सक्योर एज लाइफ इज़। कि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मिस्टर शेक्सपियर आप उतने ही अनसर्टन हो जितनी की
ज़िंदगी अनसर्टन है, ठीक है, मतलब अगेन कि अनप्रिडिक्टेबली है, यूनिवर्सैलिटी है, बहुत वैरायटी है, किसी प्ले में कुछ है तो किसी प्ले में आपने कुछ पोर्ट्रे किया है। सो ये है कुछ एक इनके बारे में कोटेशंस। जैसे जेम्स जॉयसी ने क्या कहा है, शेक्सपियर इज़ द हैप्पी हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑल माइंड्स दैट हैव लॉस्ट देयर बैलेंस। मतलब उन लोगों को भी ये बैलेंस देता है जो लोग अपना दिमाग का बैलेंस खो चुके हैं। अगर वो शेक्सपियर को रीड करें तो वो भी उनके लिए एक हैप्पी प्लेस बन जाएगा, मतलब शेक्सपियर को पढ़ना उनके लिए एक हैप्पी चीज़ हो जाएगी। When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people should muse and thunder in such lovely language. D.H. लॉरेंस ने कहा है कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता है सच ट्रिवियल पीपल। क्यों कहा? क्योंकि वो कॉमन क्लास से बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ठीक है। हमने उनके पर्सनल लाइफ में ये बात डिस्कस की थी कि वो सिर्फ उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी, उसके बाद वो कॉलेज में नहीं गए थे। तो लॉरेंस ने कहा है कि ऐसे लोग भी इतनी अम्यूजिंग और इतनी ब्यूटीफुल लवली लैंग्वेज में लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। इलियट ने कहा है, वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज़ अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। मतलब इतना ज़्यादा ग्रेट अकाउंट का नॉलेज किसी आदमी को हो नहीं सकता। वर्जीनिया वुल्फ ने क्या कहा, आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपासेस लिटरेचर ऑल टुगेदर इफ़ आई न्यू व्हाट आई मेंट। मतलब उसने पूरे लिटरेचर को ही सरपास कर दिया। पूरा लिटरेचर एक तरफ जितना लिखा गया है, फिर भी मिस्टर शेक्सपियर हैं जो वो उससे ऊपर हैं। इसी तरह से स्कॉट की है या रॉबर्ट ग्रेव्स की है। तो इनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपको करनी है। आप जैसे भी क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इनके इंपॉर्टेंट प्लेस को भी थोड़ा उनके बारे में बताएंगे, इनकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी बताएंगे और लोगों ने इनकी तारीफ में क्या क्या कहा है वो हर चीज़ आपको ऐड करनी होगी। पहले आप इंट्रो देंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आप उनके एक एक कैरेक्टर उठाते जाएंगे, फिर उनको एक्सप्लेन करने के लिए उनकी सपोर्टिंग आपको कोटेशंस भी देनी होंगी। इनकी क्रिटिसिज्म जो क्रिटिकल एनालिसिस किया है लोगों ने, जो इनकी तारीफ़ की है, वो पॉइंट्स भी, वो कोटेशंस भी आपको देनी होंगी। कोटेशंस जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे, सिस्टमेटिकली जितना अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, उतना ही आपका क्वेश्चन है जो वो स्कोरिंग बनेगा। अब जैसे कंक्लूजन है कि पूरे वर्ल्ड को इन्होंने इम्पैक्ट किया। उनका करियर जो है वो 28 साल का था। 37 प्लेस, 154 सोनेट्स, इतना कुछ इन्होंने लिखा, 3000 वर्ड इन्होंने ऐड किए। मतलब ऑल इन ऑल ये इनका कंक्लूजन है कि कितना इन्फ्लुएंशियल ये रहे, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक विलियम शेक्सपियर। तो कुल 4 वीडियोज़ में ये हमारा कंप्लीट हुआ है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर विलियम शेक्सपियर। बाकी तो इनके बारे में जितना कहा जाए कम है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ इनफ। सो keep learning, keep growing, and keep loving literature.